नमस्कार दोस्तों, वार्ता नई पीढ़ी के लिए हमारी साप्ताहिक परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी, संपादक नई पीढ़ी, और हमारे साथ हैं नई पीढ़ी के संपादकीय सलाहकार और इस देश के प्रतिष्ठित स्तंभकार आर विक्रम सिंह। आज हम 3 मुद्दों पर आपके समक्ष चर्चा को लेकर हाजिर हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, सारगर्भित और चिंतनीय मुद्दे हैं। इसमें पहला जो विषय हम लोगों ने चुना है इस बार, वो है चंद्रयान 3। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, इंडिया बनाम भारत सियासी हलके में ये 2 शब्द इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और तीसरा एक प्रकरण मेरठ के मंटौर गांव का है, जहां सावन का महीना चल रहा है और शिव मंदिर में पिछले जनवरी से करीब 6 महीने से गुल्लू खान नामक एक व्यक्ति पुजारी बनकर पूजा कर रहा था, पकड़ा गया, भी जेल में है। तो उन प्रकरणों पर भी चर्चा करेंगे और उसके भी निहितार्थ तलाशे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 इस समय चर्चा में है और अभी जैसा कि देखा गया, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 अपने मिशन की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो एक भारत की उन्नति और भारत की प्रगति के लिहाज से उसे किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए शिवेंद्र, ये चंद्रयान 3 का लॉन्च किया जाना ये एक बड़ा समाचार है। इस देश में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक समाचारों, इस प्रकार के अन्य समाचार जैसे कि हम लोग कौन सी सीमा हैदर वगैरह जैसे समाचारों की तुलना में बहुत बड़ा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी उपलब्धि है, उसे हम लोग किस प्रकार से ले रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की। जो उपलब्धि रियल अचीवमेंट्स हैं हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे इंजीनियर्स की, इतना बड़ा फीट कि चंद्रमा तक हम लोग इस प्रकार की इंजीनियरिंग, हमारी तकनीक इस हद तक विकसित हो रही है कि हम दुनिया के 3-4 देशों के मध्य में शामिल होने जा रहे हैं, उनके बराबर की क्षमता विकसित कर रहे हैं और उनकी तुलना में बहुत कम कीमत पर। तो उसकी चर्चा हमारा मीडिया नहीं करता, हमारे समाज में भी चर्चा नहीं होती। हमारे चौराहों पर हम सिवाय राजनीति के और दूसरी बात ही नहीं करते। तो जागरूकता का ये भीषण अभाव जो हमारे समाज में है, ये हमारी राष्ट्र की समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण है। इसी कारण हमारी नई पीढ़ियां उन विषयों की तरफ प्रेरित नहीं हो पाती जो कि हमारे देश को आगे ले करके चलने वाले विषय हैं। वैज्ञानिक सोच नहीं आ पाती, वैज्ञानिकता नहीं आ पाती और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग ले दे करके निगेटिविटी और आपस में तोड़ फोड़, विभाजन, जात पात, इन सब चीज़ों की राजनीति में भिड़े रहते हैं। अब चंद्रयान आप देखिए कि एक चंद्रमा की यात्रा 3,84,000 कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर चंद्रमा है और वहाँ पर ये हमारी यात्रा शुरू हुई है 14 जुलाई से और ये पूरी होगी 23 अगस्त को जा कर के। आप पूछ सकते हैं कि इसमें इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। अमेरिका के रॉकेट जाते हैं तो 1.5 दिन में वहाँ पहुँच जाते हैं। अपोलो 11 वहाँ 1.5 दिन में पहुँचा, 1.5 दिन में वापस आ गया। तो अमेरिकन समय सीमा जो है उनकी दूसरी है। हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चलते हैं, एक स्वाभाविक तरीके से, वैज्ञानिकता के को दृष्टिकोण में रखते हुए। और जो धरती का मूवमेंट है, गतिविधि है, जिस प्रकार चंद्रमा का मूवमेंट है, उस तरीके से हम लोग उसको प्लान करके चलते हैं। हमारी योजनाओं में ये चीज़ें आती हैं कि किस प्रकार से कम कीमत में हम अपनी उपलब्धियां हासिल कर सकें। वही उपलब्धियां जो अमेरिका ने हासिल की, वही उपलब्धियां जो रूस ने हासिल की, वही उपलब्धियां जो चीन ने हासिल की। तो ये है। अब इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम है इसमें, इस अभियान की। देखिए, जो पहला चंद्रयान था वो एक सफल प्रोजेक्ट हुआ। ये 2007 या 2008 की बात है। उसके बाद 2019 में हम लोगों ने आगे बढ़ करके इसको
लॉन्च किया इस योजना के तहत कि ये एक रोवर, एक होगा ऑर्बिटर जो कि इसके चारों ओर घूमेगा चंद्रमा के और वहाँ से डाटा भेजेगा। और हम लोगों ने एक प्लान किया कि एक लैंडर और उसमें से रोवर गाड़ी जो है वहाँ पर घूमेगी और सब डाटा उपलब्ध कराएगी। लेकिन वो उसकी लैंडिंग कुछ डिफेक्टिव हो गई, कुछ गणनाएं कुछ गलत हो गई इसमें, और वो उतरते समय जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी कि आसानी से इजी तरीके से कोई चीज़ रॉकेट्स के ज़रिए से उतर जाए, तो वो उसकी स्पीड कम नहीं हो पाई। जी जी। तो अब स्पीड कम न होने का परिणाम ये हुआ कि वो आकर के क्रैश कर गया बुरी तरीके से। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया। जो 50% आप मान लीजिए असफल हुआ, लेकिन जो ऑर्बिटर जो घूम रहा था चंद्रमा के चारों ओर उसने अपना काम किया, बहुत दिनों तक अपना डाटा वगैरह भेजता रहा हो। इसी तरीके से प्रथम चंद्रयान जो था उसमें भी ऑर्बिटर मैं समझता हूँ 3-4 हज़ार 3.5 हज़ार के आसपास उसने राउंड लिए अपने समय में, 3 महीने 4 महीने जितने भी समय वो रहा, तो उसने काफ़ी यूज़फुल डाटा भेजा। और पहले चंद्रयान ने एक इम्पैक्ट का एक इक्विपमेंट गिराया था चंद्रमा के ऊपर एक्सपेरिमेंट के तहत। तो उसके इम्पैक्ट से जो स्टडी की गई, उस इम्पैक्ट की स्टडी की गई वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि चंद्रमा पर पानी है। पानी की उपलब्धता का ये जो प्रयोग भारत ने किया था, इसको इतना कंक्लूसिव प्रयोग नासा वाले भी नहीं कर पाए थे। तो उस प्रयोग ने सिद्ध कर दिया, स्थापित कर दिया कि चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता है। इससे पहले चंद्रमा के पर पानी के होने का कोई कारण किसी के सामने नहीं था, क्योंकि ड्राई प्लैनेट है और वहाँ पर पानी वगैरह का अस्तित्व संभव ही नहीं हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इन प्रयोगों से ये चीज़ सामने आई कि जो एलिमेंट धरती पर उपलब्ध हैं, जो पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिस प्रकार से कि कार्बन है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, रेयर एलिमेंट्स भी हैं, और सिलिका है, और ये सब चीज़ें चंद्रमा पर भी उसी तरीके से हैं, उसी अनुपात में हैं जो कि पृथ्वी पर है। तो अब इससे वो थ्योरी सशक्त होती है जो ये कहती है कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का भाग रहा था। ये शायद आप न जानते हो, बहुत से हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, दर्शकगण, इस बात को न जानते हो कि चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में जो एक थ्योरी है कि सबसे मजबूत थ्योरी है कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का भाग हुआ करता था। आज के 4.25 अरब साल पहले ब्रह्मांड की आयु बताई जाती है करीब 7.5 अरब, और उसके बाद 4.5 अरब वर्ष पहले जो उस समय प्लैनेट्स वगैरह फॉर्म हो गए थे, सूरज हो गया था और हमारी पृथ्वी हो गई थी, ग्रह हो गए थे, ग्रह नक्षत्र वगैरह हो गए थे और परिक्रमा भी कर रहे थे। उस समय एक कोई ग्रह आकर के पृथ्वी से टकराया। उसका एक काल्पनिक नाम दिया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, थिया करके, थिया, कि थिया नाम का एक ग्रह आकर के टकराता है पृथ्वी से, और पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, वो टक्कर मारता है। उस टक्कर के परिणाम स्वरूप उस थिया ग्रह का काफ़ी कुछ हिस्सा पृथ्वी में समा जाता है, कुछ हिस्सा निकल करके पृथ्वी के कुछ भाग के साथ निकल करके बिखर जाता है दूर दूर तक, एक बहुत बड़ा पीस निकल करके बाहर हो जाता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि वो जो मलबा बिखर जाता है बाहर, वो लाखों साल तक घूमता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो संघनित होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। लाखों साल लगे होंगे, करोड़ों साल लगे होंगे, फिर वो मलबा चंद्रमा का रूप ले लेता है और पृथ्वी की जो अपने धुरी पर जो घूमती है, वो उस चोट के कारण वो 23.5 डिग्री टेढ़ी हो जाती है। वो न हुआ होता तो हमारे यहाँ मौसम न बनते। जो मौसम हमारे यहाँ बदलता है, जाड़ा गर्मी बरसात, वो न होता, फिर एक जैसा मौसम रहा होता। तो अब इसमें ईश्वरीय इच्छा कह लें जो कह लें कि तो उससे उसके इम्पैक्ट से पृथ्वी जो इस तरीके से घूम रही थी वो ऐसे हो गई, झुक गई। हाँ, तो उसका परिणाम हमारे मौसम पर पड़ता है। दूसरा, चंद्रमा के बनने के कारण ही जीवन पृथ्वी पर संभव हो पाया। ये भी एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण खोज है। चंद्रमा जब बन गया, उस स्वरूप में आ गया अपने और पृथ्वी का चक्कर काटने लगा, तो पृथ्वी से उसका आकर्षण कुछ इस तरीके से बना। पृथ्वी के अंदर भी मेटल है, कोर है, आयरन की कोर है, पृथ्वी के केंद्र में पिघला हुआ आयरन है बहुत बड़ी मात्रा में, वो एक मेन वजन है पृथ्वी का।
तो एक अट्रैक्शन जो चंद्रमा का पृथ्वी के प्रति है, लेकिन एक गति की फोर्स भी है जो चंद्रमा को पृथ्वी पर गिरने से बचाती है और एक गति मेंटेन रहती है। तो उसके कारण कुछ ऐसा हुआ कि चंद्रमा का एक ही फेस, अब चंद्रमा के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं वो देखने ही पता लगेगा कि क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। वो वैज्ञानिक शोध उस पर काफ़ी कुछ होना है। तो उसका परिणाम ये होता है कि चंद्रमा का एक ही फेस पृथ्वी की तरफ रहता है। अच्छा, चंद्रमा की इस घूमने के कारण पृथ्वी का जो स्थिरता है, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो कभी घूमते घूमते ऐसे हो जाती, कभी ऐसे हो सकती थी भाई, उसमें तो कोई दबाव था नहीं कि नहीं इसी कोण पर ऐसे ही घूमती रहेगी। तो चूंकि चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो चंद्रमा ने के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को एक स्थिरता दे दी है कि वो उसी प्रकार से घूमती रहे, और पृथ्वी ने चंद्रमा को एक स्थिरता दे दी कि उसका वही चेहरा पृथ्वी की तरफ दिखता रहे। तो बड़ी गजब की बात है, ऐसा संयोग हो पाना। इसीलिए हम लोग ईश्वर पे भरोसा करने लगे हैं कि जो नहीं करते वो भी, क्योंकि इतने संयोग एक साथ हो जाना ये किसी वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन कितने संयोग बनेंगे एक साथ भाई? एक संयोग बना, दो संयोग बना, लाखों संयोग बनेंगे क्या? जी। तो वो चीज़ हम लोगों को बहुत आश्चर्यचकित करती है। जो वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग भी हैं और बहुत से लोग हैं, कि कितने संयोग बनेंगे तब जाकर के इस धरती पर लाइफ संभव हुई। जी। वरना अगर बहुत संभव होता, चंद्रमा अपनी एक तरीके से स्थिर पृथ्वी को न रख पाता और पृथ्वी मनमाना तरीके से अपनी जगह पर घूमती रहती, तो बैक्टीरिया टाइप की लाइफ ही हो पाती यहाँ पर। फिर एक जीवन का जो क्रम होता है विकास का, वो न हो पाता। तो ये चंद्रमा की बात है। तो इसलिए चंद्रमा का एक्सप्लोरेशन हमारे पृथ्वी के जीवन, अस्तित्व और इसके खोज के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी। तो ये एक प्रयास दुनिया में चल रहा है, और उस खोज से हमें अपने बारे में, अपने स्वयं के जन्म, अस्तित्व और हमारे यहाँ किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है उसके ऊपर भी प्रकाश पड़ता है। जी। तो चंद्रयान प्रथम सफल रहा। जी। चंद्रयान द्वितीय को हम 50% सफल मानेंगे, लेकिन उस एक्सीडेंट के कारण एक हमारी थोड़ी सी हेठी हो गई देश की। तो इस बार पूरी तैयारियों के साथ ये तीसरा अभियान लॉन्च किया गया है। अब इसकी लागत भी काफ़ी कम हुई है। हाँ, इसकी लागत तो जैसा कि कहा गया है, सामने भी आया है कि 615 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है इसमें। टोटल लॉन्च में जो जितना भी होना है 615 के अंदर ही होना है। तो 615 को आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर कि अमेरिकन अपने अभियानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वो भारत 615 करोड़ में जितने में कि आदिपुरुष फिल्म बनी है जी, उससे भी कम खर्चे में ये हमारा चंद्रयान 3 का प्रोग्राम लॉन्च हुआ। पिछले चंद्रयान से करीब 30% कम लागत इसकी आई है। हाँ लगभग। हाँ, ठीक बात है। तो इस तरीके से बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे कि हमारा जो मंगलयान था जी, उसकी कॉस्ट भी, उसकी कीमत भी बहुत ही कम पड़ी है। देखिए, होता ये है कि हमारे यहाँ अब ये जो इसका जो रॉकेट भेजा गया, ये करीब 180 किलोमीटर तक बाई फोर्स ऊपर गया कक्षा की तरफ, और उसके बाद चूँकि अब वो जब निकल गया वातावरण के से काफ़ी ऊपर, तो अब वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, बाहर अंतरिक्ष में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो उस रेजिस्टेंस से उसकी ताकत, जो स्पीड बिल्टअप हो गई, उसी के ताकत पर वो आगे चलता रहेगा। फिर उसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा लंबे उस पर शुरू करेगा। फिर उसके बाद वो परिक्रमा का दायरा लंबा होते होते फिर अचानक एक रॉकेट उससे फायर होगी और फिर वो चंद्रमा की परिक्रमा के क्षेत्र में चला जाएगा। वहाँ लंबी परिक्रमा करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो करीब पहुँचेगा। काफ़ी करीब हो जाने के बाद जो योजना के मुताबिक उस तरीके से छोटे छोटे रॉकेट्स फायर करते हुए वो फिर उस पोजीशन में आ जाएगा कि जहाँ पर कि जो लैंडर है, जिसको लैंडर है, वो चंद्रमा के ऊपर उतरने की स्थिति में आ जाए। लैंडर के उतरने के बाद ये उतरना है इसको साउथ पोल पर। चंद्रमा भी चूँकि अपनी धुरी पर घूमता है, इसलिए वहाँ भी नॉर्थ पोल है, वहाँ भी साउथ पोल है। तो पहली बार ऐसा होगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई जो है वो उतरेगा, चंद्रयान कोई पहली बार जी, दुनिया में कोई उस स्थल पे उतरेगा। जी, तो वो एरिया ऐसा है कि प्रकाश में नहीं आता है, वो पीछे रहता है, चंद्रमा के पीछे के क्षेत्र में रहता है। जी, तो उसके उतरने के बाद फिर उससे ये रोवर निकलेगी। रोवर एक तरीके से छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, जी, 8 पहियों की होगी मेरे ख्याल से,
और उसके साथ कैमरे वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। और उसमें इतनी क्षमता है कि वो मटेरियल की, पदार्थों की अपने आप एनालिसिस कर सके कि क्या कुछ नीचे रासायनिक एक्शन रिएक्शन कर सके, कि कौन कौन से पदार्थ हैं चंद्रमा में। कुछ हद तक थोड़ी सी ड्रिलिंग भी करेगी, वो कर सकती है और देख सकती है कि चंद्रमा की सतह के ऊपर क्या है, सतह के नीचे क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, पृथ्वी के पदार्थों से किस हद तक वो भिन्न है, किस हद तक वो समान है। तो इन सब से काफ़ी कुछ प्रकाश पड़ेगा। अमेरिका का मिशन गया था अपोलो 11, और उसके बाद भी अमेरिका के कई मिशन गए। वो आदमियों के साथ गए थे, मनुष्य थे उसमें और एस्ट्रोनॉट्स थे, तो उसमें वैज्ञानिक भी थे। तो उन लोगों ने जाकर के कुछ एक्सपेरिमेंट वहीं किए थे और बाकी मिट्टी वगैरह ले आए, तो उसका भी एक्सप्लोरेशन यहाँ पे चल रहा है। तो अब चूँकि इसमें मिट्टी लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन ये वहाँ पर रह करके ये रोवर चलेगा, वहाँ की ज़मीन पे घूमेगा, काफ़ी कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करेगा, यहाँ ट्रांसमिट करेगा। निश्चित तौर पे। तो ये एक प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, और हमारी वैज्ञानिक क्षमता को ऊंचाई की ओर ले जाती है। बिल्कुल सर। अब इसको आप इस तरीके से लीजिए, जैसे रॉकेटरी में जी। रॉकेट के प्रक्षेपण की क्षमता भारत की इससे स्पष्ट होती है कि हम किसी भी प्रकार के रॉकेट, किसी भी प्रकार की मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, ये सब जो कि हो सकता है कभी युद्ध के लिए हमारे यहाँ उपयोगी हो, वो सब बनाने की क्षमता हम लोगों में आ चुकी है। सेटेलाइट्स हम लोग किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ऊंचाई पर अपना स्थापित कर सकते हैं, किसी भी कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। संचार उपग्रह हम लोग स्थापित कर सकते हैं। चंद्रमा पर भी अगर कोई इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं कि वहाँ पर भी कोई हम लोगों को संचार के दृष्टिकोण से कुछ स्थापित करना है, तो हमारे देश में वो क्षमता आ गई कि वहाँ पर भी कोई प्लांट या इस प्रकार की चीज़ें स्थापित की जा सकती हैं। तो ये संभावनाएं अच्छी खासी एक्सप्लोर हो रही हैं और संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारी वैज्ञानिकों का इससे क्षमता बढ़ रही है और उनमें जो कहा जाए कि आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। तो ये उपलब्धियां हमारे लिए किसी भी राजनीतिक उपलब्धियों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसको हमें उस तरीके से इसको प्रमोट करना चाहिए। तो शिवेंद्र, ये था चंद्रयान के संबंध में जो हमारी उपलब्धियां हैं और जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। अब 23 अगस्त को जब हम लोगों का ये मिशन सक्सेस होकर के इसकी घोषणा हो जाएगी कि भाई आज वो रोवर चल रहा है, रोवर उतर गया है और रोवर चल रहा है और डाटा भेज रहा है, तो हम लोगों के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, एक एक बच्चे के लिए बहुत खुशी का क्षण होगा, प्रसन्नता का मौका होगा। तो उस दिन हम लोग फिर वार्ता करेंगे। जी।